हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs पे है और आज हमारा डिस्कशन होगा अकाउंटिंग के MCQs पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हम बता दें कि हमने CUET एमकॉम एंट्रेंस फास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। 2021, 22, 23 एंड 24 में पेपर कंडक्ट हुआ है और हमने चारों साल के पेपर्स डिस्कस किए हुए अपने चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी ना कि मैम आप एक सब्जेक्ट वाइज MCQs भी डिस्कस कर लो, सो दैट एक प्रॉपर आइडिया लग पाए कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस ईयर में आए हैं और कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा रेलेवेंट हैं, किस सब्जेक्ट से किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग अगेन सब्जेक्ट वाइज MCQs ही डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग का जो सिलेबस है ना, उसके अलावा भी ये बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने एग्जाम में कवर किए हैं। जैसे अगर देखोगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड AS, इसके बारे में इन्होंने सिलेबस में कहीं इंक्लूड नहीं किया है, बट इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ नंबर आपको याद रखने हैं या नाम याद रखना है। तो हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है इस पर, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि हमने ऑलरेडी CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए क्लासेस लॉन्च कर दी हैं एंड बेसिकली अब आप हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हो डायरेक्टली हमारे ऐप से। हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है ना, प्ले स्टोर से हमारे ऐप पे जाना है, CA काजल टिरोलिया, अगर एंड्रॉयड मोड है। अगर iOS मोड है तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना। उस पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा और ORG कोड मांगेगा। ORG कोड है LUTVL। उसके बाद ना आप हमारा ऐप डाउनलोड कर पाओगे। वहाँ से अपनी नवंबर बैच परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज़ का कॉम्बो मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में हमने बिल्कुल डिटेल लेक्चर्स पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि समरी फॉर्म में है। स्टडी मटेरियल भी बहुत डिटेल में हमने इस बार बनाई और टेस्ट सीरीज़ में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा एंड फुल फ्लैश टेस्ट मिलेगा। क्लियर? हर एक टेस्ट का PDF, डिस्कशन सेशन, क्लास और रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलेगा और सेम पैटर्न पर हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं जैसे एग्जाम में कंडक्ट होता है। कोर्स ड्यूरेशन भले 11 मंथ्स लिखा हुआ है, बट बेसिकली कोर्स ड्यूरेशन क्या है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। अगर आप कॉम्बो नहीं परचेज करना चाहते तो आप इंडिविजुअली भी कोई पैकेज परचेज कर सकते हो, हमने उसका भी ऑप्शन दे रखा है। क्लियर? एंड अगर कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर अकाउंटिंग की बात करें तो 2021 में ओवरऑल 3 MCQs थे रिलेटेड टू अकाउंटिंग, जिसमें देखो पहला MCQs बहुत सिंपल था। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिकॉग्नाइज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ग्रांट्स की तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है और इंड AS कौन सा है, 20। और हमने ना लिंक दी हुई है क्लास की, प्लीज़ वो क्लास कवर कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। नेक्स्ट, व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन द मिनिमम रेंट। देखो, अगर आप लोगों ने रॉयल्टीज़ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रेंट दो टॉपिक होता है। अगर हम मिनिमम रेंट की बात करें तो ये आपको एक्चुअल में पे करना होता है, बट अगर हमारा एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो हमें एक्चुअल रेंट पे करना होता है। ठीक है, मतलब अगर हमारा एक्चुअल रेंट 8,000 है और मिनिमम रेंट 10,000 है तो हमें कितना पे करना है, 10,000। बट क्योंकि हमने अर्न कितना किया, 8,000, तो हम तो रॉयल्टीज़ में जो रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट होगा उसमें कितना दिखाएंगे, ये 8,000, तो बाकी 2,000 कहाँ दिखाएंगे बेटा, शॉर्ट वर्किंग में। क्लियर? और अगर मान लो रिवर्स होता, ये होता 8,000 और एक्चुअल रेंट होता 10,000, तो नो डाउट हम 10,000 से एंट्री करते, बट जो एक्स्ट्रा 2,000 है ना, क्योंकि हमें 8,000 ही जमा करना था, तो 2,000 तक हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड दिखाते। क्लियर? तो ये चीज़ पूछ रहा है कि अगर रॉयल्टीज़ मिनिमम रेंट से कम है, तो अगर रॉयल्टीज़ मिनिमम रेंट से कम है तो नो डाउट आपको बैलेंस कहाँ डालना होगा, शॉर्ट वर्किंग में। तो रॉयल्टीज़ अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। Royalties account is debited with the excess of minimum rent over the actual rent. Royalties account is debited with the actual amount of royalties earned. Yes, अगर आपने 8,000 अर्न किया तो वही आपके रॉयल्टीज़ अकाउंट में जाएगा और बाकी 2,000 क्योंकि आपको मिनिमम रेंट पे करना है तो वो 2,000 आप दिखाओगे शॉर्ट वर्किंग में। तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, ऑन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी द वैल्यू ऑफ असेट्स बॉट थ्रू हायर परचेज विल अपीयर एज। कह रहा है कि हायर परचेज के थ्रू जो भी आप असेट खरीदते हो उसको आप किस वैल्यू पे दिखाते हो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट, नो। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट, लेस अमाउंट ओइंग ऑन हायर परचेज, नो।
कॉस्ट लेस अमाउंट ओइंग ऑन हायर परचेज नो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट लेस बैलेंस इन हायर वेंडर्स अकाउंट। यस, जितना बैलेंस होता है हायर वेंडर अकाउंट में ना उसको भी आपको लेस करना होता है और फिर जो बैलेंस बचता है ना उसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। मतलब आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे और जो भी बैलेंस दिख रहा है हायर वेंडर के अकाउंट में उतना लेस कर दोगे और जो आपके पास अब बैलेंस बचेगा ना वो कंपनी अपने बैलेंस शीट में दिखाती है असेट के अमाउंट को। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नाउ 2022 में देखो ओवरऑल 4 MCQs आए थे रिलेटेड टू अकाउंट्स, जिसमें पहला था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हमने ना इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किए थे, तो बच्चों का यही था स्टूडेंट्स का कि मैम ये सारे टॉपिक्स तो सिलेबस में है ही नहीं, भले सिलेबस में नहीं है बट जो बेसिक्स हैं ना अकाउंट्स के वो हमेशा पूछे जाते हैं, फिर वो किसी भी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की आप बात करो तो CUET भी कवर करता है। तो हमने जितने भी MCQs क्लास अपलोड किए ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड अपने चैनल पे वो सब तुम लोग के लिए इक्वली रेलेवेंट है। देखो अब क्या रहा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, रेलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, कंपेरेबिलिटी है और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये चारों ही हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट एक असर्शन एक रीजन है। कह रहा है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन कीप्स ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर इन ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। यस, अगर मान लो हमारे एसेट की कॉस्ट मान लेते हैं 10,000 है और हमारा जो डेप्रिसिएशन रेट है 10% है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 1,000। अब हम माइनस करेंगे कॉस्ट में से, ये आ जाएगा 9,000। अब इस पे 10% देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर आएगा 900। तो जो अमाउंट पहले साल 1000 थी अब सेकंड ईयर क्या हो गई बेटा 900 हो गई। तो नो डाउट डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो रही है, घट रही है हर साल। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन में कह रहे हैं अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द रेट परसेंट एट विच डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ गोज ऑन डिमिनिशिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये तो 10% फिक्स होता है ना, क्या ये 9% 8% होता है? नहीं, ये तो हमारा फिक्स होता है। तो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा कि असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेंडर टू द परचेज। देखो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है और हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जब आप लास्ट अपना इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए इमीडिएटली। नेक्स्ट, on the admission of a new partner the balance of the PL adjustment account should be transferred to the capital account। हमेशा याद रखना कि जो PL adjustment account का बैलेंस है उसको हम मतलब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर करते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, अब 2023 की बात करें ना तो 2023 में इन्होंने 2 पेपर कंडक्ट किया था, एक 5 जून को कंडक्ट किया था और एक 30 जून को कंडक्ट किया था। तो ओवरऑल जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे ना वो 7 थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1। जेड एडमिट हुआ फॉर द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखो ये ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, चाहे एडमिशन चाहे रिटायरमेंट चाहे डेथ के केस में, तीनों ही केसेस में जो कैलकुलेशन है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ये इंपॉर्टेंट है। तो नो डाउट जिन्होंने क्लासेस परचेज की उनको पता होगा कि हमने बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ाया है। एक्स और वाई का रेशियो है 2:1 और जेड एडमिट हो रहा है 1/4 का। तो हम अगर माने कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 रुपये का है, ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 1 रुपये में से हमने 1/4 शेयर तो जेड को दे दिया तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 3/4। अब 3/4 का कुछ हिस्सा मिलेगा ए को, कुछ हिस्सा मिलेगा बी को। ए को कितना मिलेगा 3/4 का, उसको मिलेगा 2/3 और बी को मिलेगा 3/4 का 1/3। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। ए का जो रेशियो बचा वो बचा है हमारे पास 2/4, बी का बच रहा है 1/4 और सी का बच रहा है 1/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 2:1:1। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट आर। आपको ये बताना है कि किस सीक्वेंस में ये अरेंज होगा। देखो सबसे पहले तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगा, फिर हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस का आइटम दिया है प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स दिया हुआ है, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है और फिर ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। इसके लिए ना बेसिकली आप लोग को बैलेंस शीट लर्न करनी होगी। तो बैलेंस शीट आप लोग प्लीज़ देख लेना, जो न्यू बैलेंस शीट है उसके सीक्वेंस को लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एज पर द डबल एंट्री सिस्टम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओनर इज। ये हमको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगेन देखो सबसे पहले तो मेमोरेंडम बुक बनता है,
फिर जर्नल एंट्री पास की जाती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर पीएल बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारे पास दो लिस्ट दी है। पहला हेड्स ऑफ ट्रांजिशंस दिया हुआ है और बताना है कि वो किस इंडेस से रिलेटेड है। अगेन अगर आपने इंडेस की क्लास हमारी देखी होगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है इंडेस 1 का पार्ट। इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये है इंडेस 19। एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंडेस 10 एंड अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स अभी ऊपर बताया था इंडेस 20। सेम क्वेश्चन अभी ऊपर भी बताया था तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगेन देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या पूछा है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, इस पे भी हमने बहुत डिटेल लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगेन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो हमने जितने अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स अपलोड किए, एमसीक्यूज अपलोड किए, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ऐसा मत सोचना कि जो सिलेबस में दिया है सिर्फ उसी से अकाउंटिंग का पूछेगा। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक से कवर करेंगे ही करेंगे। Focus should be on material information and resources of the enterprises should not be spent on recording and reporting of immaterial information. ये materiality की बात कर रहे हैं। Then loss of stock is recognized in the period in which it occurs. Loss of stock ये basically कब recognized होता है? Matching principle में होता है, क्योंकि matching principle में क्या होता है, ये बोला जाता है कि अगर आपने revenue generate किया है, revenue record करो तो cost भी record करोगे। Assets are not shown at their current realizable value, ये going concern की बात कर रहा है। एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower, ये है प्रूडेंस। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। In case of amalgamation in nature of merger, all the assets and liabilities of the transferor company became after the amalgamation the assets and liabilities of the transferee company. Yes, अगर हम amalgamation in nature of merger की बात करें, परचेज की बात नहीं करें, मर्जर में यही होता है कि ट्रांसफर कंपनी के सारे assets and liabilities ट्रांसफरी कंपनी के बन जाते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। Then in case of amalgamation in nature of merger, purchase consideration may be paid by the transferee company in the form of प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। नो, आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर ही देना होता है। ठीक है, कम से कम 90% जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ट्रांसफर कंपनी के, उनको इक्विटी शेयर्स आपको देने होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर बनाना होता है ट्रांसफरी कंपनी में। क्लियर? तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर देंगे? नहीं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा सी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट, under which system of branch accounting branch account is opened for each branch separately in the books of head office? Stock and debtor account, debtor system, final account system और wholesale branch system? As per given option correct answer होगा B, debtor system, क्योंकि debtor system में यही होता है कि जितने भी ब्रांच होते हैं हर एक ब्रांच के लिए आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। देन 2024 की बात करें तो ओवरऑल 6 क्वेश्चंस आए थे हमारे एग्जाम में, जिसमें से देखो पहला क्वेश्चन अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इवेंट्स, और आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। द डिस्क्लोजर्स रिलेटिंग टू दीज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस इवेंट्स, रिकॉग्निशन। देखो सबसे पहले तो रिकॉग्निशन होता है, फिर मेजरमेंट होता है उन इवेंट्स का, फिर प्रेजेंटेशन होता है और लास्ट में डिस्क्लोजर होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, क्लैरिकल एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज। जो क्लैरिकल एरर्स होते हैं ना, वो बेसिकली एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, नॉन कंपनसेटिंग एरर, डुप्लीकेशन, रेप्लीकेशन, प्रिंसिपल, सब्जेक्टिव एरर। हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एरर्स पे डिस्कशन किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ एरर 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, और इसमें एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है ए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, कंपनसेटिंग एरर होता है, बट नॉन कंपनसेटिंग एरर, डुप्लीकेशन एरर, रेप्लीकेशन एरर, सब्जेक्टिव एरर नहीं होता है। अगेन हमारे पास दो लिस्ट दी हुई है, मैच करना है। अगर हम गैप की बात करें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो ये क्या करता है, रिफर टू अ कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स दैट बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट फॉलो। IASB की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो इसका ऑप्शन होगा 4th। नाफरा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और इनका काम होता है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर का। एंड MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होती है अप्रूवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
If goods are invoiced to the branch at cost, the trading results of branch can be ascertained by which of the following methods? Debtors method, trading at PL account, स्टॉक डेटर मेथड, होलसेल ब्रांच अकाउंट। कह रहा है कि अगर आपने गुड्स भेजा है ब्रांच को कॉस्ट पे, तो जो आपका ट्रेडिंग रिजल्ट है मतलब प्रॉफिट लॉस है, वो आप किस मेथड से जान सकते हो? बी से, सी से, डी से, बट ए से आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हायर परचेज? द टाइटल टू गुड्स पासेज ऑन लास्ट पेमेंट इन हायर परचेज। येस, जैसे आप लास्ट पेमेंट करोगे ना, आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। द सेलर कैन यूज फॉर प्राइस इफ द बायर इज इन डिफॉल्ट, ही कैन नॉट टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स। नहीं, अगर बायर ने डिफॉल्ट किया, पेमेंट नहीं किया किसी इंस्टॉलमेंट का, तो सेलर के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स छीन सकता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द हायरर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इफ ही हैज टेकन रीजनेबल प्रिकॉशन बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट येट ट्रांसफर्ड। येस, अगर हम हायरर की बात करें तो वो लॉस ऑफ गुड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एंड कंपोनेंट अदर देन कैश प्राइस इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड हायर चार्जेस। यस, अगर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस के अलावा हम कोई भी कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या है? हायर चार्जेस ही तो है, मतलब जिसको हम लोग इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो सिर्फ बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है। प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस कौन कौन से? इंटरेस्ट है ना, ऑन बैंक लोन, मॉर्टगेज एंड डिबेंचर्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, बेसिकली उसमें से हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिविडेंड, तो डिविडेंड पेड हो जाएगा। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट, ये अमोर्टाइजेशन कहलाता है। और अगर यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स होता तो उसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। एंड प्योर फाइनेंशियल इनकम्स क्या है? डिविडेंड रिसीव। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। अब देखो, ये सारे MCQs से रिलेटेड टू अकाउंटिंग, और बहुत अच्छे से आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अकाउंटिंग की अगर बात करें तो जितना सिलेबस में वो तो हमें पढ़ना ही है, बट साथ ही साथ हमें बेसिक्स भी क्लियर करने हैं। अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर करने तो सिंपली आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो रिलेटेड टू CUET MCOM एंट्रेंस एग्जाम 2025, और अगर आपको MCQs कवर करने तो वो आप हमारे चैनल से भी कवर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडिया से रिलेटेड क्लास भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। किसी भी MCQs में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आज की क्लास यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो